जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी चुनाव अपने उफान पर है। आगे आने वाले 4 तारीख को सभी उम्मीदवारों का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कैद हो जाएगा और उसके बाद उसके नतीजे आएंगे 7 को। तो निश्चित तौर पर एक नई सरकार का गठन होगा, चाहे वो पुरानी सरकार का आगमन हो या फिर नई सरकार का गठन। खैर, इस विषय पर हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ हम प्रत्याशियों के बीच में पहुँच रहे हैं। फिलहाल हम पहुँचे हैं द्वारिका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डाबरी में और यहाँ से भाजपा के जो पार्षद प्रत्याशी है विनय चौहान जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले इस क्षेत्र की जो पार्षद रही है वो इनकी वाइफ रेखा चौहान जी रही है और उन्होंने भाजपा के लिए अच्छा काम किया है, इन क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। ऐसा जब हम पब्लिक से बात कर रहे थे तो पब्लिक ने जानकारी दी है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल की ओर से और साथ में पूछते हैं कि एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या है। धन्यवाद। देखिए, भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। सबसे अच्छा कार्य तो ये हुआ कि अब एमसीडी एकीकृत हो गई है। अब पूरी दिल्ली की एक कर दी गई है, तो जो निगम में फंड का अभाव रहा या सैलरियाँ नहीं मिलती थी कर्मचारियों को और जो विकास कार्य में बाधा आई है, उन कार्यों में अब तेज़ी आएगी और निश्चित रूप से भाजपा का मेयर बनेगा। 17 सालों से सर भाजपा ने राज किया एमसीडी पर। कुछ ऐसी उपलब्धियां रही जो भाजपा के लिए मतलब आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त कर सके इस चुनाव के लिए, जो एक हथियार के तौर पर काम आए? देखिए, आप कोरोना काल को ले लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक काउंसलर जी अपने पैसों से, अपने एफर्ट से, अपने कोई भी सरकारी मदद ना होने के बावजूद, यो मोदी जी की योजना आई वो दिल्ली सरकार को, जैसे राशन था दिल्ली सरकार के माध्यम से उठा, कोई ऑक्सीजन वगैरह जितना था वो दिल्ली सरकार के माध्यम से हुआ। लेकिन जो भी कार्य थे वो काम बिना फंड के इतने सुचारू रूप से और इतना भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और हमारे पूरी टीम ने मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद जी के ने देखा कितने कंसंट्रेटेड हमने जगह जगह वो बेड की व्यवस्था करी। तो हमने कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए हैं और आपने देखा बेस्ट टू वंडर पार्क बन रहे हैं जी, जो वेस्टेज से पार्क डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो सरकार है वो एक काम नहीं गिना सकती है, निगम बिना फंड के भी हजारों काम गिना सकती है। एक और सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से एमसीडी में शासन कर सकती है, फिर ऐसी क्या वजह है कि पिछले 8 सालों से आम आदमी पार्टी उसे विधानसभा में पटक नहीं देती आ रही है? देखिए, कहीं न कहीं दिल्ली वाले लोग झूठ के फ्रेम में फंस गए थे, कुछ लालच में फंस गए थे। फ्री का जो चस्का लगा, उनको लगता है बिजली पानी फ्री। मैं सबसे पूछता हूँ कि आपको मिलता है? तो वो कहते भैया मुझे तो नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं मिल रहा है। ऐसी एक धारणा बन गई कि बिजली पानी फ्री मिलता है, लेकिन हमारे जैसा और मिडिल क्लास का आदमी सबसे ज़्यादा इसमें पिसता है। उसको जो 2 महीने में बिल आता तो 1-1 महीने में देने पड़ा। कोई दुकानदार, छोटा दुकानदार भाई है, उसका बिल आप देख लीजिएगा, डबल तिबल हो गया है। तो कहाँ फ्री है? पानी के भी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो ये एक झूठ की सरकार थी, झूठ पे विश्वास किया गया। अन्ना जी के आंदोलन से एक भ्रष्ट और बेईमान लोग निकले हैं। अब दिल्ली के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और ये चुनाव निगम का चुनाव है मूलभूत सुविधाओं का, लोकल चुनाव। इसमें कोई फ्री की व्यवस्था वाला चुनाव नहीं है। आपके बीच में कौन रहता है, आपके कार्यों कौन करता है, आपके कूड़े की गाड़ियाँ आती नहीं आती, आपके यहाँ झाड़ू लगता है कि नहीं लगता, आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था है या नहीं है। तो ऐसे जो मूलभूत कार्य हैं, तो निगम के पहले जब हमारे यहाँ पे जो अभी हमारे अगेंस्ट लड़ने आई 5 साल पहले कांग्रेस में होती थी, वो 10 साल यहाँ रही हैं, लोगों ने उनका कार्य देखा है। यहाँ कूड़े के ढेर छोड़ के गई थी, एक टिप्पर आता तो मुश्किल हफ्ते 2 हफ्ते में, आज दिन में 2-2 कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो बदलाव हुआ है। आप क्षेत्र में घूमेंगे तो विनय चौहान, रेखा चौहान की कोई बुराई करता नहीं मिलेगा। लाइटों की व्यवस्था, जनकपुरी से ज़्यादा लाइटें हैं यहाँ पे। तो निगम के जो कार्य थे वो कार्य कोरोना काल में, जब इनका कोई भी विधायक या इनका कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलता था, तो मैं स्वयं, मेरी पत्नी कोरोना काल में जब बिल्कुल घर से बाहर निकलता, मैं सैनिटाइज घरों में करता था स्वयं, मशीन एमसीडी के माध्यम से 3-3 गाड़ियाँ हफ्ते में बुलवाता था और मैं एक कॉलोनी को सैनिटाइज करता था। हाँ, जब हम जनता से बात कर रहे थे तो जनता ने ये सारी उपलब्धि आपकी गिनवाई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के वक्त में यदि कोई साथ दे रहा था तो वो विनय चौहान थे। तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ के जनता के मन में। मैं ये कहता हूँ कि वर्तमान में एमसीडी से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं जो चुनौती के तौर पर है नई सरकार की? देखिए, समस्याएं नहीं है, फंड का अभाव था। जैसे रोड है, यहाँ के विधायक ने तुड़वा के डाल दी हैं
और कहता आर कट के पैसे दे दिए, लेकिन हुआ क्या है, आर कट का पैसा जो मिला था वो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट मिला था। उससे जब हम आर कट रिपेयर करने गए तो लोगों ने वो कार्य नहीं करने दिए मुझे। उन्होंने कहा भाई गली बनानी पूरी बनाइए, तो मैंने 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर ऐसी 4 गलियाँ, क्योंकि 30-40 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा गलियाँ नहीं बन सकती, और 2-3 गलियों का मैंने 5 नंबर, 3 नंबर की आधी गली और 2-3 गलियाँ उनका एस्टीमेट हो गया। 6-7 महीने से हम सीट पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी लापरवाही है। वशिष्ठ पार्क वगैरह में चले जाओ, आर कट का पैसा मिला था, वो सारी रोडें आप वहाँ जाओगे तो सुंदर रोडें आपको बनी हुई मिलेंगी। लेकिन 3 बरस हो गए यहाँ के विधायक जी को, जो आम आदमी से हैं, उनको 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, 30 करोड़ रुपए होगा, एक रुपए का कार्य उनके माध्यम से, उनके उस फंड से कोई भी गिना दे तो मैं जो कहोगे कर लूँ। केजरीवाल एक तरफ एलजी से तानातानी का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं। यही मुद्दा रहा है केजरीवाल का एमसीडी चुनाव में, इस पे क्या कहना चाहिए? भैया कूड़े का मुद्दा कहाँ है? 15-15 मीटर हमने कम कर दिए, कचरा कहाँ जाएगा? दिल्ली में इतनी वेस्टेज निकलती है, ये झूठ बोलते हैं। पराली का मैटर ले लीजिए, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो यही मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे कि सारा अगर जो यहाँ प्रदूषण है तो पंजाब की वजह से। आज इनकी सरकार बन गई, इन्होंने क्या किया? आज ये कहते हैं ये दिल्ली पंजाब की समस्या नहीं, पूरे उत्तर भारत की समस्या है और इसको मोदी जी को करना चाहिए। ऐसे झूठे लोग, झूठ बोलने वाले, कट्टर ईमानदार की बात करने वाले, इनके विधायक जूतों से पिट रहे, इनके कार्यकर्ता पीट रहे, इनके विधायक पैसे रिश्वत लेते, टिकट बेचते पकड़े जा रहे। इनका जेल मंत्री इसलिए बना के अभी तक रखा है, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए जेल में चला वो मंत्री रह सकता है? आज तक नहीं हटाया, क्योंकि वो सुविधाओं का यूज कर रहा है। जेल मंत्री होने वाले प्रशासन इनके अंडर में, तो वो अपने डर की वजह से नौकरी नहीं चले तो वो VIP ट्रीटमेंट ले रहे। तो ये झूठे लोग हैं और धीरे धीरे दिल्ली के लोग इस बात को समझ चुके हैं, और मेरे वार्ड के लोग भी जानने लगे कि रोडों को इन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि रोडें नहीं बनाई, निगम पार्षद नहीं बनाई, लेकिन ये सारा काम विधायक जी के माध्यम से होना है। फंड नहीं था, रोडें कहाँ से बनेंगी? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब लोग जानकारी के अभाव में सरकार को कोसने लगते हैं? नेचुरली है, जैसे वो निगम को कहते हैं कि विनय चौहान ने रोडें नहीं बनाई, क्योंकि वो झूठे लोग हैं, झूठा प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम ईमानदारी से काम किए। 5 साल में आज मैं वोट मांगने जाता हूं तो जनता के बीच में एक ईमानदार, मैं किसी के साथ कोई भ्रष्टाचार का मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। इससे पहले जो काउंसलर रही है ना, क्षेत्र में नहीं आती थी, काम तो छोड़ ही दो, और सबको पता वो क्या करती थी, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज आप देख लीजिएगा कि महाबल जी जैसे जो कांग्रेस में कहते थे माँ है मेरी, उस माँ को त्याग करके आज आम आदमी के हो गए। उनका बेटा पहले इंपोर्ट हुआ, फिर ये काउंसलर कांग्रेस इंपोर्ट हुई, अब वो इंपोर्ट हो गए, क्योंकि मेरे से मुकाबला करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ तो मुकाबला नहीं कर पा रहे। वर्तमान में दिल्ली में भाजपा कितनी सीटें ले आएंगी इस एमसीडी चुनाव में? पूर्ण बहुमत से। ये जो कह रहे थे ना दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत से मेयर बनेगा हमारा, हर सीट पे हमारा, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। हम लोगों ने काम किए हैं, लोग हमें जानते हैं। मोदी जी की टीम है, मोदी जी की टीम झूठ नहीं बोलती, ना भ्रष्टाचार करती। इनके सब पकड़े जा रहे हैं। हमारी पार्टी में जो किसी ने गलती से भी थोड़ा बहुत कर दिया तो निकाल दिया जाता, वापसी नहीं होता। इनके यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले को आरती से तौला जाता है। केजरीवाल अभी हाल फिलहाल में एक और आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आम आदमी पार्टी के समकक्ष अपनी बराबरी कर सके और दिल्ली में बीजेपी को स्ट्रांग कर सके। हाँ, सच झूठा नेता तो नहीं है बीजेपी में, तो ऐसे लोगों से मुकाबला कौन करेगा जो झूठे लोग हैं। सुबह रात भर सोचते हैं कि कल सुबह उठ के क्या झूठ बोलना और क्या आरोप लगाना। इसके अलावा कोई काम बता दो 15 साल में, वो 7-8 साल में इन्होंने एक काम गिनवा दे केजरीवाल जी। आरोप के अलावा, आरोप तो इनको बखूबी लगाने आते हैं, प्रचार प्रसार बखूबी करना आता है, काम करना नहीं आता है। शीला दीक्षित का जो रीजन था उस समय में कैसी स्थिति थी दिल्ली? देखिए, शीला जी ने काम किया, फ्लाईओवर हो गया, डेवलपमेंट हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, और उसी भ्रष्टाचार का दंड कांग्रेस आज भुगत रही है। नहीं तो काम तो किया था शीला जी ने। आज इस बंदे ने एक फ्लाईओवर, एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, स्कूलों में भी जो कमरे बने हैं जो रंग पुताई करके, उनमें बहुत बड़ा घोटाला है, उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। विद्यालयों की बात, कोरोना काल में मोदी जी का जितना राशन आया उसमें सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ। गरीबों के पेट का राशन छीन के इनके लोगों ने इनके माध्यम से बटा था, तो उसको बेचा है, उन गरीबों का हक मारा है। ये तो इन्होंने किया है, लेकिन काम कोई नहीं किया।
विद्यालयों के बारे में केजरीवाल कहते हैं कि हमारा स्कूल और एमसीडी के स्कूल दोनों में आकाश पाताल का अंतर। एमसीडी बिना फंड के, मैं फिर कह रहा हूँ, फंड के अभाव के बाद एमसीडी के स्कूल चले जाए, देख लिए। फंड होने के बाद भी नया एक स्कूल नहीं बना पाएंगे। उन्हीं बिल्डिंगों को रिपेयर किया है और उनको कहते हैं मैंने वर्ल्ड क्लास बना दिए। एक बार बच्चों को इंटरव्यू लेके देखिए ना, एजुकेशन का क्या हाल है। बच्चा ABCD की अब अगर जो उसका नाम की स्पेलिंग पूछ लोगे ना 4 बता नहीं सकता है, और कहते हैं वर्ल्ड में मेरा शिक्षा का, क्योंकि प्रचार प्रसार जो इनका है उसमें तो कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हम सब की मेहनत का पैसा ये करोड़ों रुपए इसमें फूंकते हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से झूठ बोलते हैं वहाँ गुजरात जाके। यानी कि आपको लगता है कि एमसीडी में केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि दिल्ली बीजेपी ऐसे ही फतह कर रही है एमसीडी? नेचुरली ये स्वाभाविक है, काम किया हम लोगों ने। सब कहते हैं कोरोना काल में अगर जो कोई मदद हुई है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे अमित शाह जी जब यहाँ पैनिक माहौल था तो वो हॉस्पिटल स्वयं गए थे। केजरीवाल का गया था पता नहीं था, फिर ये बाद में दिखाई दिए जब इनको लगा। हॉस्पिटल इन्होंने मैनेजमेंट, ऑक्सीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि ऑक्सीजन कहीं पर ये स्टोरेज कर लें। इतनी ऑक्सीजन आने के बाद इन्होंने पैनिक माहौल कर दिया, भय का वातावरण बना दिया। तो बहुत सारे लोग तो इस भय में अपने जीवन का त्याग करके चले गए हमारे बीच से। तो ऐसे लोगों को दुनिया देख चुकी है। और अंत में अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यदि आप जीत कर आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं अपने क्षेत्रवासियों से सिर्फ ये कहता हूँ, 5 साल पहले मैंने जब आपसे वोट मांगा था तो मैंने कहा था कि आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। जो निगम के कार्य हैं आपको यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, फ़ोन पे काम होंगे। और हमने बखूबी गंदगी हटाई है, लाइटों की व्यवस्था की है, जो जो निगम के कार्य थे वो किए हैं। और मैं पुनः आपका प्यारा आशीर्वाद 7000 वोटों से मिला था। अब की बार आप डबल मार्जिन कीजिएगा। और जो अब डायरेक्ट हम मोदी जी के टच में चली गई एमसीडी, मोदी जी की योजनाएं डायरेक्ट एमसीडी में आएंगी। तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो इन्होंने सड़कें रोक रखी हैं, जो और व्यवस्थाएं रोक रखी, वो मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपके विश्वास पे फिर खरा उतरेगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आपके बीच आप मेरी लड़ाई आज एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार के विरोध में आप सबके सहयोग की मैं आशा करता हूँ। बात करने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी थे जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी और ये अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे, साथ ही केजरीवाल के प्रति आक्रामक हो रहे थे। यानी कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उसके रवैये को नापसंद किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में जो इनकी वाइफ के द्वारा जो इससे पहले पार्षद रही हैं, महिला सीट था ये, तो उन्होंने जो काम किया है उन कार्यों को भी बखूबी गिनवा रहे थे और आगे आने वाले समय में अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसी शर्त भी हमारे साथ रख रहे हैं। फिलहाल भैया जी गजब की टीम को दीजिए इजाज़त, देखते रहिएगा।